पूछते बेटा कोई डाउट? इन 149 स्टार्ट करते हैं। यस 149 निकाल, रीड कर बेटा 149। Every member of unlawful assembly guilty of offense committed in prosecution of common object. Yes. If an offense is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who, at the time of committing of that offense, is a member of the same assembly is guilty of that offense. वन 149 में कुछ चीजें मार्क कीजिए। फर्स्ट ए स्कोप के लिए इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली। ये हो सकता है कि जो उन्होंने ऑफेंस किए दैट इज इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, और बी members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object. उसके बाद लिखिए रूल, जो हम कहते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग दैट ऑफेंस इज अ मेंबर ऑफ द सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। जो एक मेंबर ने की है वो सबको वो एट्रीब्यूट होगा। इसमें जब हम जजमेंट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया, तो उनका जो भी गैंग था किसी एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमने इनको छुड़वाना है। तो 29-30 पीपल हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन, सॉर्ड, लाठीज एंड ऑल, गन, कुछ के पास गन की रिफिल्स थी, वो उन्हें पुलिस स्टेशन से छुड़वाने के लिए गए। और वहां पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी आसपास, उनको छुड़वाने के लिए 2 लोगों ने उसमें से गन शॉट चला दिया, उनकी डेथ हो गई। पकड़ा कोई और गया जो कि मेंबर तो था पर उसने शॉट नहीं चलाया। उसने कहा हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था? 2 लोगों को छुड़वाना। कभी भी ये हमारे कॉमन ऑब्जेक्ट में नहीं आता था कि हमने किसी पुलिस वाले को मारना है। अब आप बताइए क्या ये प्ली सस्टेन करेगी? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? क्यों? इंटेंशन एक मेंटल एलिमेंट है जिसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। क्यों? बिल्कुल ठीक है। कोर्ट भी ये कहता कि अगर 29-30 लोग हैं इन द डेड ऑफ नाइट, आर्म्ड होकर, वेपन्स उनके पास हैं, वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं अपने 2 लोगों को छुड़वाने के लिए, उनको नॉलेज है कि पुलिस और उनमें किसी तरह का कन्फ्रंट हो सकता है, तो उन्होंने कहा चाहे वो उनका इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था, पर उनको नॉलेज थी दैट द एक्ट इज लाइकली टू बी कमिटेड, और उनमें से हर एक मेंबर वुड बी लायबल फॉर द ऑफेंस। ईच मेंबर वुड बी लायबल फॉर द ऑफेंस। क्लियर है प्लीज? इसमें आप कुछ चीजें नोट कर लीजिए 149 के लिए। चीजें नोट कीजिए। फर्स्ट स्कोप, बेटा पीछे वाला फैन ऑन ही करते। स्कोप, स्कोप में लिखिए सेक्शन 149, सेक्शन 149 could be made applicable in two situations. First, where
offense is committed in prosecution of common object, in prosecution of common object of that assembly, or second, where the members are having knowledge that such act is likely to be committed in prosecution of that common object. प्रिंसिपल लिखिए, इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट है और वहां पर कॉमन इंटेंशन है 34 में। और हमें क्या पता, जिनके पास रिफल है उन्होंने अपना ही क्या गैदर कर लिए, अपना इंटेंशन उन्होंने खुद फॉर्म कर लिए, जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट से अलग है। फिर और मेंबर्स लायबल नहीं होंगे, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। इसमें लिखिए, प्रिंसिपल लिखिए, every person who is member of the same assembly at the time of committing of that offense is guilty of that offense. Next, comparative analysis between section 34 और कौन सा है 141, yes, वन 49 ही लिखिए, बिकॉज हम तो जॉइंट लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। चाहे हम अनलॉफुल असेंबली की बात करेंगे पर हम 149 की ही बात करेंगे। बताइए प्लीज, एक तरफ लिख लीजिए 34 और दूसरी तरफ 149। हम बड़ा क्रक्स में कर रहे हैं तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ओके, पहला यही है, 34 के नीचे लिख लिए CI कॉमन इंटेंशन है, और 149 के नीचे लिखिए कॉमन ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये जो आपने नंबर 1 में लिखे हैं, किसमें डिफाइंड है और किसमें अनडिफाइंड है? जो आपने नंबर 1 लिखा है ना, ये कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, किस सेक्शन में डिफाइंड है और किस सेक्शन में डिफाइंड नहीं है? मतलब कहां पर 34 में कॉमन इंटेंशन कुड बी फॉर एनी एक्ट, एनी क्रिमिनल एक्ट, इट इज नॉट डिफाइंड, पर कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कहां पर है? 141 में, क्लियर है? इसमें लिखिए, 34 के अंडर लिखिए, CI is not defined, CI is not defined, it could be for any purpose. 149 के अंडर लिखिए, CO is defined, CO is defined in section 141 and unlawful assembly could be only for that prescribed object only, could be for that prescribed object only. और बताइए, बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स लिख लीजिए। 34 में कितने चाहिए? 2 और मोर, और 149 में 5 और मोर, इसमें 2 और मोर, इसमें 5 और मोर।
34 में क्या चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन। हमने लिखा ना हैज बीन डन, उसमें हमने कहा था एक्टिव पार्टिसिपेशन। और 149 में मेयर मेंबरशिप इज सफिशिएंट। क्लियर है? ये लिख लीजिए। 34 में लिखिए एक्टिव पार्टिसिपेशन और 149 में लिखिए मेयर मेंबरशिप इज सफिशिएंट। मेयर मेंबरशिप इज सफिशिएंट। मेंबर कैसे होगा? पर अब ये डिपेंड करता है, अगर कॉमन ऑब्जेक्ट ऐसा है कि आपका एक जगह नहीं 2-3 जगह पर आपका दंगा फैलाने का इरादा है, तो प्लेस नहीं मैटर करती। जो 2-3 जगह पर वो माइनर जो मेंबर होंगे वो सब लायबल होंगे। क्लियर है? प्लीज नेक्स्ट लिखिए। हाँ जी, 34 के अंडर लिखिए क्रिमिनल एक्ट डन in furtherance of common intention. वन 149 के अंडर लिखिए 149 के अंडर लिखिए क्रिमिनल एक्ट इज डन in prosecution of common object. क्लियर है? प्लीज कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ जी, किसमें ओवर्ट एक्ट जरूरी है और किसमें नहीं है? किसमें का आपने होना चाहिए? अच्छा, ओवर्ट एक्ट होना चाहिए। उल्टा बोल रहे हो। 34 में क्यों? कहाँ पे, कहाँ से पता चला आपको कि ओवर्ट एक्ट होना चाहिए? पार्टिसिपेशन तो कुछ ओवर्ट एक्ट होगा तो ही पता चलेगा। 149 में नहीं चाहिए। 149 में क्या सफिशिएंट है? मेंबरशिप। मेंबरशिप सफिशिएंट है। ठीक है? प्लीज उसके पास इंटेंशन है तो ज्वाइन। अब बेटा, अब ये भी ना सब्जेक्टिव इशू है। अनलॉफुल असेंबली में इंटेंशन का कोई जरूरत नहीं। हम तो कह रहे हैं अनलॉफुल असेंबली वो है। 141 पता है कब लगता है? जैसे आपने मंडल कमीशन, आपको पता है, आप बहुत छोटे होंगे तब, शायद तब पैदा हुए होंगे। 1993 की ये बात है। उस टाइम पर मंडल कमीशन लगा था, उसमें क्या ये रिजर्वेशन दे दी थी वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने कर दिया था। तो 141 कहाँ इन्वोक होता है? जहां पर लोगों को आपने बाहर निकलने से मना करना है कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना प्रोहिबिटेड है, तो आप वहां पर तब 141 का इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें इंटेंशन उनटेंशन के चक्कर में हम पढ़ते ही नहीं है। 141 के लिए हमें इंटेंशन ही नहीं चाहिए। अगर इंटेंशन होगी तो वो ज्वाइन करेगा, नहीं है तो हमें, क्योंकि इंटेंशन एक मेंटल एलिमेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब कल लॉकडाउन है, मेरी इंटेंशन है कि मैंने लॉकडाउन को तोड़ना है, कैसे पकड़ेंगे मुझे? कुछ करना पड़ेगा ना। अगर आप उस असेंबली को ज्वाइन करना चाहते हो, उसका मेंबर बनना चाहते हो, तो कोई आपके पार्ट पे एक्ट तो होना ही चाहिए। आप कैसे, मतलब मेंबरशिप तो आप शो करनी पड़ेगी ना, आप उस असेंबली के मेंबर हो। पर ये ध्यान रखना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंस विल नॉट अमाउंट टू मेंबरशिप। अब मैं गई हूँ घर से राशन पानी लेने, चीनी दूध वगैरह लेने, एसेंशियल कमोडिटीज, रास्ते में 5 लोग वहां खड़े होकर कर्फ्यू को तोड़ रहे हैं। मेरा खड़ा होना और उनके खड़े होने में फर्क है। मेरा कॉमन ऑब्जेक्ट वो नहीं है जो उनका है। तो हमें प्रेजेंस और मेंबरशिप को वेरी करना पड़ेगा। इंटेंशन का कोई डायरेक्ट एविडेंस है नहीं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो ना करो। कोर्ट कभी भी इंटेंशन कैसे गवान करेगा? क्लियर है? प्लीज क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स। वो तो उसमें क्लियर हो गया, मैंने कहा कि अगर पूछ। नेक्स्ट लिखिए मीटिंग ऑफ माइंड्स। हाँ जी, किसमें चाहिए मीटिंग ऑफ माइंड्स? बिल्कुल ठीक है, 34 में लिखिए
कॉमन इंटेंशन requires prior meeting of mind. हाँ बेटा, prior meeting of mind and unity of intention. उसमें लिखिए 149 में common object may be formed without these ingredients. Common object may be formed without these ingredients. ये भी पॉसिबल है। कॉमन ऑब्जेक्ट तो एक है, पर उसमें से एक अपनी, दो ने अपनी इंटेंशन कोई और बनाई हुई है। क्लियर है? तो वो एक सेक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। हम सब कॉमन 149 में तो हम सिर्फ कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए ही पनिश कर रहे हैं। ठीक है प्लीज। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। सेक्शन 34 डज नॉट क्रिएट, हाँ बेटा, डज नॉट क्रिएट अ सेपरेट ऑफेंस। सेक्शन 34 कोई ऑफेंस नहीं है क्या? ये बिल्कुल ठीक है। इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर आपने लायबिलिटी को एक्सटेंड करना है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। Whereas 149 creates constructive criminal liability for acts, आगे डॉट 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 लगा देना, वो दोनों आएंगे, done in prosecution of common object or members having knowledge likely to be committed in prosecution of that object. और ये एक सेपरेट ऑफेंस है। 149 इज अ सेपरेट ऑफेंस। और members having knowledge that act is likely to be committed in prosecution of that object. पूछने आपने? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट बेटा, जर्नल डिफेंसेस सेक्शन 76 to 106 टॉपिक लिख लीजिए जो इसके अंडर फॉल करते हैं। आपको पहले भी लिखवाए हुए हैं, रीड करना बेटा। आपको इंट्रोडक्शन में लिखवाए थे सारे, रीड करना। law and mistake of fact, यस, judicial acts, accident, necessity, minority, unsoundness of mind, intoxication, consent, repulse, compulsion, right of privacy. यस बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं विद एक्सीडेंट। बेटा वो डिटेल में चाहिए, आज जितने भी छोटे हैं ना 4-5 को हम सब कवर कर देंगे। डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट सेक्शन 80। हाँ जी बताइए, व्हाई एक्सीडेंट इज अ डिफेंस? Without knowledge, without intention. एक्सीडेंट होता क्या है? नेग्लिजेंस। एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल, जो ये टिम्बल ट्रेल है यहाँ पर, ये धर्म उसके ऊपर है, जो पास है जो, तो वहां पर कुछ टाइम के लिए नहीं बंद हो गया था बीच में। उसकी 2 वायर्स हैं, एक से जाते हैं और एक से आते हैं। उसमें से एक ना टूट गया था और वो जो बॉक्स में जिसमें लोग बैठे होते हैं वो नीचे लटक गया, और एक आदमी ने आउट ऑफ सफोकेशन उसने उसमें से जंप कर दिया। हाँ बोलो, आप उस पापा को फोन कर दो, मैं कर देती हूँ। चलो ठीक है, ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय।
बस 1 मिनट। बाहर शायद बारिश आ गई है। यार हर्ष को पिक कर लो, वहां बारिश हो गई है। वो सर, हाँ 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 बारिश, अरे वहां बारिश हो गई सर ने वहां से, उसे यही ले आना, अकेडमी में ही ले आना। स्टार्ट करना। हाँ जी, उसमें फिर जो आदमी ने जंप किया उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी, तो कुछ टाइम के लिए वो बंद रहा, खोल दिया। ये एक्सीडेंट है। रोड्स पर हम देखते हैं, ये चंडीगढ़ का केस है, चंडीगढ़ पंचकूला में। आदमी ड्राइव कर रहा था कार, मनी माजरा की तरफ जा रहा था चंडीगढ़ से। ड्राइविंग करते करते उसे हार्ट अटैक हो गया। तो उसने जब बीच में एकदम से गाड़ी रोकी तो पीछे बहुत सारी गाड़ियां बैंग कर गई, बिकॉज बड़ा अनसर्टन था। बट दैट इज एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट हम कोई भी फोर्स ही नहीं करता। जैसे अब घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए, दैट इज एक्सीडेंट बियॉन्ड कंट्रोल। घर में क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए? ये आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। जब ये हमने अपने चाइल्डहुड, मुझे इतना ये इनोवेटिव कंसेप्ट लगता था, मुझे अभी तक याद है कि कंस्ट्रक्ट करते हुए आप कोई आयरन रॉड घर की छत पे लगाते हैं और वो नीचे जमीन तक जाती है, तो कोई भी लाइटनिंग होती है वो सारी उसके अंदर जाकर सीधा जमीन के नीचे चली जाती है, वो सारी खींच लेता है अपने अंदर। तो जो भी इसमें साइंटिफिक का जो भी इसमें लगता है, तो आप एक्सीडेंट के लिए लिखिए इंग्रेडिएंट्स। बेटा पहले सेक्शन 80 रीड कर। Accident in doing a lawful act. यस, Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution. ठीक है बेटा, एक्सीडेंट के लिए लिखिए। सिर्फ एक मिनट। ingredients, where act is done without criminal intention or knowledge. Second, with proper care and caution. With proper care and caution. Next, in doing of a, इसमें लिखिए a lawful act, lawful act, lawful manner, lawful means. lawful act, हाँ हाँ बेटा ABC है। lawful act, lawful manner, lawful means. और इसमें वर्ड यूज है एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। हाँ जी, अब आप बता दीजिए आप इस टाइम पर क्या एक्ट कर रहे हैं? पेन से क्या कर रहे हो? राइटिंग। लॉफुल एक्ट है, लॉफुल एक्ट। लॉफुल मीन्स क्या है? मीन्स, बिल्कुल ठीक है, जिस पेन से कर रहे हो वो आप उसके ओनर। लॉफुल मैनर, किसी को रोके बिना कुछ अपने हमारे करने से किसी को प्रॉब्लम, ये नहीं, मैनर। आपने एकेडमी में कोर्स ज्वाइन की है, उसके बाद आप हम बैठकर कर रहे हैं। अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है, लॉफुल एक्ट क्या है? ड्राइविंग। लॉफुल मीन्स
कार अपनी है या किसी से मांगी हुई है, जो भी है, हायर कर, लॉफुल मैनर, लाइसेंस। ठीक है प्लीज। तो ये तीनों चीजें होनी जरूरी है, तीनों चीजें होनी जरूरी है। अगर हम कह रहे हैं गन शॉट है, चल गया, जो भी है, अब शूटिंग कहीं पर, यहाँ पर शूटिंग रेंज है चंडीगढ़ के पेरिफेरी में, आउटर उसमें, तो एक बार क्या है, किसी ने वहां शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, सड़क पर जो आदमी जा रहा था उसको लग गया और उसकी डेथ हो गई। इट इज एक्सीडेंट। वो क्या एक्ट कर रहा है? लॉफुल एक्ट क्या है? प्रैक्टिस कर रहा है दैट एरिया उसी चीज के लिए। लॉफुल मींस गन जो भी है, लॉफुल मैनर, ये तीनों चीजें इसमें होनी चाहिए। क्लियर है प्लीज? बेटा इलस्ट्रेशन रीड करो। A is at work with a hatchet. The head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. ये अंडरलाइन कर लो, इसमें इन्होंने इसमें लिखा है नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन। इन्होंने तो इलस्ट्रेशन में लिख दिया, अगर ये ना लिखा हो ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना चाहिए। बेटा मैं कुछ ना इलस्ट्रेशन रीड कर रही हूँ, आप सुन लेना, इनमें से आई हुई है पेपर में वो इलस्ट्रेशन, इसमें सुनिए। A and B are fighting. C intervenes to separate them, and in doing so, C is stabbed by a spear in the hand of A, and A is bleeding. Accident. हाँ जी, अवेलेबल है या नहीं? क्यों नहीं? आप एक्ट सेक्शन में से बताओ बेटा, ऐसे नहीं। तीनों में क्या चीज नहीं है? आपने एबीसी लिखा है ना पहले, तो लॉफुल एक्ट नहीं है। स्टैबिंग इज नॉट अ लॉफुल एक्ट, वो इलीगल है। क्लियर है? ये वाला डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। इसमें लिखा है एज एक्ट इन स्टैबिंग सी इज इलीगल, इट इज नॉट अ लॉफुल एक्ट। इस सुनिए, ए शूट्स एट अ बर्ड, बर्ड पंछी, इन बीज हाउस इन ऑर्डर टू स्टील इट एंड किल्स बी। मारना तो पंछी को था, मर गया बी। एक्सीडेंट प्लीड किया। पर डेथ ऑफ बर्ड ना यहाँ कवर नहीं होता बेटा। नहीं, उसका एक्ट क्या है? वो करना क्या चाहता था? थेफ्ट, स्टीलिंग, चोरी करनी है उसने। मारना, बर्ड उसके घर में थी तो उसको वो चुराना चाहता था। क्लियर है प्लीज? तो इसका मतलब उसको लॉफुल एक्ट नहीं है, तो उसको वो तो हमें नहीं पता ना, गन उसकी है या चुराई हुई है, इस पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है प्लीज, नेक्स्ट सुनिए। A takes up a gun and without examining whether it is loaded or not, points it in support, जैसे मजाक मजाक में, at B, and the gun goes off killing B. क्यों? रीजन बेटा, रीजन इम्पोर्टेंट। यस, नो केयर एंड प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं है इसमें। सुन लीजिए, such a death is an accident or misfortune, and A had no criminal intention or knowledge in pointing it at B, but since there is an absence of proper care and caution on his part of act, he shall not be excused under section 80. मैंने बोला उसका इंटेंशन या नॉलेज नहीं था, पर उसके पार्ट पर वांट ऑफ प्रॉपर केयर एंड कॉशन था। क्लियर है प्लीज? इसमें लिख लीजिए एक्सीडेंट का क्या मीनिंग है। एक्सीडेंट का क्या मीनिंग है इसमें लिख लीजिए। एक्सीडेंट मीन्स an event that occurs without
one's sight or expectation, and in the same way law also adopts it. Law also adopts it. It is an event. It is an event which occurs all of a sudden, and no man of ordinary prudence, no man of ordinary prudence could anticipate it. क्लियर है प्लीज? नेक्स्ट, आपको ठंड लग रही है? आप थोड़ा पीछे बैठ जाओ यार, मुझे तो गर्मी लग रही है। आप थोड़ा ना खाया पिया करो कुछ अच्छा। नेक्स्ट लिखिए बेटा, नेसेसिटी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारे एक्ट में 3 तरह की नेसेसिटी है। 3 तरह की नेसेसिटी है, तीनों का स्कोप डिफरेंट है। तीनों का स्कोप डिफरेंट है। पहली है सर्कमस्टांशियल नेसेसिटी, लिख लीजिए, सर्कमस्टांशियल नेसेसिटी। ये कवर होती है 81 में। 81। दूसरी है डिफेंस ऑफ फिजिकल कंपल्शन। डिफेंस ऑफ कंपल्शन ये है आपका 94 में। तीसरा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये है आपका 96 to 106। हम यहां पर कर रहे हैं सर्कमस्टांशियल नेसेसिटी सेक्शन 81। बेटा 81 रीड करो। Act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. Yes. Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. Yes. बेटा फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आप स्मॉलर हार्म कॉज कर सकते हो टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। तो जब भी आपको सेक्शन 81 का क्वेश्चन आता है आपको हार्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्मॉलर हार्म क्या था और ग्रेटर हार्म क्या था। इसमें केसेस हैं, 2 इसमें लैंडमार्क केसेस हैं, बहुत पुराने हैं, पर फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो प्रेपोजिशन में आ सकते हैं। चोर है who is in a habit of stealing food। आदमी रात को आता है, देखता है खाने में खाना फिर नहीं। चोर को पकड़ने के लिए वो खाने में पॉइजन मिक्स कर देता है। चोर को नहीं पता होता, चोर आता है खा लेता है। चोर तो पकड़ा जाता है और उसकी क्या हो जाती है, डेथ। यस, वो प्लीड यही किया था, इसी में किया था। ये वो प्लीड करता है नेसेसिटी, पर कोर्ट ने उसको बेनिफिट नहीं देगी। वो क्यों नहीं देगी? कोर्ट इसलिए नहीं देगी अगर यहाँ पर स्मॉलर हार्म क्या है और ग्रेटर हार्म क्या है। तो आपने ग्रेटर हार्म कॉज कर दिया है टू प्रिवेंट स्मॉलर हार्म, तो इसलिए आपको नेसेसिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है? इसमें एक और केस है, एक लड़का विलेज में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है उसकी किसी लड़की को छेड़ देता है, तो लड़का जो वहां पर है लोग उसके मारने वाले हो जाते हैं कि इसको आजाद लेसन सिखाना। तो एक एल्डरली मैन वहां पर बीच में इंटरसेप्ट करता है और वो कहते हैं इसको मारने से क्या होगा, इसको लेसन देना चाहिए जो सारी 7 पुश्तों जनरेशन तक याद रहे। और वो क्या करता है, लड़के का काला ब्लैक पॉलिश से काला फेस कर कर, जूतों की माला पहनाकर, गधे पर बिठाकर उसे सारे विलेज में राउंड्स दिलवाते हैं उस गधे पर।
लड़का डिफेमेशन का केस फाइल कर देते अगेंस्ट दैट मैन जिसने ये सजेशन दिया, वो नेसेसिटी प्लीड करते हैं। क्यों? क्यों? यस, नहीं तो उसे मार ही देते लोग। मार नहीं, उसमें ऑप्शन नहीं, फैक्ट्स में आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन की बात नहीं है। जब लोग इकट्ठे हुए हैं और वो मॉब को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, अदरवाइज उसकी डेथ ही हो जाती। आदमी को नेसेसिटी का बेनिफिट मिला, ये बता दीजिए। एक आदमी या बच्चा स्टार्व कर रहा है और वो यहाँ तो चंडीगढ़ में नहीं, अगर हरियाणा की साइड में जाओ तो वो चिकन जो शॉप्स होती हैं वो बाहर ही टांगे होते हैं उन्होंने सलाखों में एनिमल्स को, मुर्गा भी और सब्जी मटन एंड ऑल वो वहीं टंगे होते हैं। बच्चे ने उस हैंगर में से एक निकाला और लेकर भाग गया। इस आदमी ने ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया उसको पकड़ने के चक्कर में और नेसेसिटी प्लीड किया। बच्चा, दोनों ही नेसेसिटी प्लीड कर रहे हैं। बच्चा कह रहा है कि मैं स्टार्व कर रहा था, मैंने इसलिए चुराया और ये मेरी नेसेसिटी थी, तो मैं कोई क्या नहीं कर रहा हूं, थेफ्ट नहीं कर रहा हूं। और आदमी कह रहा है चुरा कर खाना भाग रहा था, पकड़ना बहुत जरूरी था, इसलिए उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज। जी आप बता दीजिए किसकी नेसेसिटी है और किसकी नहीं है। गलत। क्यों? उसको बच्चे को नहीं मिलेगा, मैम वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि एक्चुअल में सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे कि मैम सच में अगर वो ना खाता। हाँ मैं कह तो रही हूँ स्टार्व कर रहा है, पर मिलेगा नहीं। आंसर ठीक है, आंसर ठीक है बिल्कुल। इकोनॉमिक, ये लिख लीजिए बेटा, इकोनॉमिक नेसेसिटी इज नॉट अ डिफेंस। इकोनॉमिक नेसेसिटी इज नॉट अ डिफेंस। और इसका रीजन ये है क्योंकि किसी भी स्टेट का जो सबसे फॉरमोस्ट कंसर्न है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अगर हमने इकोनॉमिक नेसेसिटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया तो लोग तो ताज वगैरह में जाकर बैठ के खाना खाएंगे और बिना पेमेंट किए आ जाएंगे और प्लीड करेंगे इकोनॉमिक नेसेसिटी। अगर कोई एक ऐसा एक्ट जो सोसाइटी में कैओस क्रिएट कर सकता है, कभी भी हम उसे डिफेंस में इंक्लूड नहीं करते। तो इकोनॉमिक नेसेसिटी कभी भी डिफेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को डिफेंस नहीं मिला, पर उसको भी नहीं मिलेगा बिकॉज बच्चे को पकड़ना भर काफी था, उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज नहीं करना चाहिए। तो उसने जो एक्ट प्रिवेंट तो चलो कर लिया है, पर जो कॉज कर है वो उससे भी ज्यादा ग्रेव कर दी है। इसलिए लिख लिया आपने, इकोनॉमिक नेसेसिटीज नो डिफेंस। इंग्रेडिएंट्स लिखिए सेक्शन 81 के। First, act in question was committed by the accused without any criminal intent to cause the harm. Second, act in question was done by accused to prevent another harm to person or property.
इसके साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए 2 choices अवेलेबल, उसके पास 2 ऑप्शन है, 2 choices अवेलेबल and he has to select one, he has to select one, इसमें लिखिए नेक्स्ट that person was acting in good faith, जहां आपने लिखा है ना 2 choices वहां लिख लीजिए स्मॉलर हार्म एंड ग्रेटर हार्म, और डिफेंस कब अवेलेबल है, व्हेन अ पर्सन हैज कॉज्ड स्मॉलर हार्म टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। जो 2 ऑप्शन है, एक स्मॉलर हार्म है, एक ग्रेटर हार्म है, डिफेंस कब अवेलेबल है, व्हेन अ पर्सन हैज कॉज्ड स्मॉलर हार्म टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। थर्ड लिखिए दैट पर्सन वाज एक्टिंग in good faith in preventing that harm to person or property। बेटा 3 केसेस लिखिए, 3 केसेस लिखिए। फर्स्ट क्वीन वर्सेस डडले, DUDLEY, डडले एंड स्टीफन्स। इसके साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए सेल्फ प्रिजर्वेशन नोज नो लॉ, सेल्फ प्रिजर्वेशन नोज नो लॉ। प्रिंसिपल लिख लीजिए डेलिब्रेट किलिंग of an unoffending and unresisting man amounts to willful murder and cannot be justified by necessity। बेटा ये आपने केस पढ़ा होगा अपने लॉ सेमेस्टर में भी, जहां पर हाई सीज पर 2 बड़े और एक बच्चा जाता है, तो फूड वगैरह थे नहीं, सारे स्टार्व कर रहे होते हैं, तो वो क्या प्लान करते हैं कि बच्चा तो नहीं तो वैसे भी मर ही जाना है हमसे तो जल्दी, तो बेटर है हम इसको मार दें, हम इसको खाकर जिंदा रह जाएंगे। उन्होंने यही किया, उन्होंने उसको मारा और उसका फ्लैश खा गया, और उसके बाद सेकंड और थर्ड डे वो रेस्क्यू हो गए, और उन्हें पता चला जिन्होंने भी रेस्क्यू किया अथॉरिटीज को कि बच्चे को इन्होंने मार डाला। उन्होंने नेसेसिटी प्लीड किया। ये वाला केस क्यों इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हम कहते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन नोज नो लॉ, पर वो यहाँ अप्लाई नहीं किया। लॉ ने जब रीजनिंग दी वो क्या दी कि जब उन्होंने बच्चे को मारा, क्या उन्हें पता था कि 2 या 3 दिन के बाद उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा? नहीं पता था। तो क्या थी उस टाइम पर, क्या होना था उस टाइम के हिसाब से, क्या उनके साथ भी क्या होना था? सारे ही मरना ही था। आज नहीं मरते कल मर जाते, नहीं तो 10 दिन बाद मर जाते। उस टाइम उन्हें नहीं पता था कि उसको रेस्क्यू करना है। कोर्ट ने कहा जो उन्होंने किया दैट इज डेविलिश इन नेचर। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां सेल्फ सेक्रीफाइस ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, और इसका रीजनिंग दिया उनको बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। वो अपनी इतनी टेंडर एज में था, जिसने बिल्कुल भी अपनी लाइफ नहीं देखी है, उन्होंने खुद को बचाने के लिए बच्चे को मार दिया, तब जब उनके अपने बचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, और इसलिए उन्होंने कहा इस केस में उसे नेसेसिटी का बेनिफिट नहीं मिला, और कोर्ट कहता देयर एक्ट इज डेविलिश इन नेचर। उस सिचुएशन में आदमी को सेक्रीफाइस ऑफर करना चाहिए, ना कि हमेशा ही
अपने को बचाने की सोचनी चाहिए। ठीक है प्लीज नेक्स्ट लिखिए प्लीज, नेक्स्ट लिखिए। यूनाइटेड स्टेट वर्सेस होम्स। इस केस में एक वेसल गई हुई थी सी में और उसने आइसबर्ग, सी क्या को ओशन ही बोलो, आइसबर्ग को हिट कर दिया। जब आइसबर्ग को हिट किया तो वहां पर ना छोटी छोटी बोट्स होती हैं, जो भी ये बड़ी बड़ी हो जैसे टाइटैनिक वगैरह, उसमें लाइफ सेविंग, उसमें भी अंदर भी छोटी छोटी बोट्स होती हैं। तो उसमें दो बोट्स थी, एक बड़ी और एक छोटी। उसमें भी लोगों को बिठा दिया, जो बैठे वो चले गए। उसके बाद जो क्रू था उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों को नीचे फेंकना शुरू कर दिया। क्यों? वो कहते कि अगर हम जंप करेंगे, पहले क्रू जंप कर जाए बोट से, बेटर होता या नहीं? क्यों? यस, अगर क्रू लोग पहला जंप करेगा तो उन्हें तो कोई नॉलेज ही नहीं है। तो लॉ ऑफ सी है, एक लॉ ऑफ सी है, और लॉ ऑफ सी कहते हैं कि पहले आप उनसे ऑप्शन मांगिए कि कौन जंप करेगा या जाना चाहते हैं। आप अपना बता दीजिए लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग। अगर वो एग्री करते हैं ठीक है, अगर लॉ के अकॉर्डिंग एग्री नहीं करते, जैसे ओल्ड पीपल, विमेन को पहले सेव करना होता है, ये कुछ उनकी वो कैटेगरी से, तो अगर वो एग्री नहीं करते तो आप उन्हें फिर जबरदस्ती फेंक सकते हैं। पर क्योंकि उन्होंने वहां पर ऑप्शन उनको नहीं पूछा था, उन्होंने कहा नेसेसिटी का डिफेंस अवेलेबल नहीं है। बेटा उसमें आप ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, when the ship is in danger of sinking, but all sustenance is exhausted, and all sustenance is exhausted, but all sustenance is exhausted, बचाने के जितने भी तरीके थे वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, and the sacrifice of one person is necessary to appease APPEASE the hunger of others. The selection is by lot. The selection is by lot. लॉट्स बना दो, बच्चों का लॉट, फीमेल्स का, एज्ड लोगों का, ऐसे। दिस मोड इज रिजॉर्टेड टू as the fairest mode and in some sort as an appeal to God for selection of the victim, for God, Bhagwan, for selection of the victim. If lots are made and victim resists, then force may be applied to coerce submission, जबरदस्ती, सबमिशन, बात मानने के लिए प्रेशराइज करना, COERCE। जब देखा कि कोई और तरीका नहीं है, जो होम्स था उसने 14 आदमी और 2 लेडीज को ऐसे ही थ्रो कर दिया पानी में,
और उसको का इसको नेसेसिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज इसने कोई ड्रॉ ऑफ लॉट्स या सिलेक्शन नहीं किया इनडिस्क्रिमिनेटली। आप लोग ये लॉ, यस बेटा, जब हम पढ़ते हैं ना पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ वार, लॉ ऑफ सी, क्योंकि जब हम सी की बात करते हैं सी में बहुत कुछ होता है, तो सब इसमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में सारी चीजें यस बेटा, अगर कोई वॉलंटियर करता है ठीक है, वो तो अपने लॉट्स बना देंगे, लॉट्स बनाकर वो फिर उसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। अगर जिस हिसाब से उन्होंने लॉट्स बनाए, मेथड जो भी उनका है, और वहां पर फिर कोई रेजिस्ट करता है कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर वो उसे जबरदस्ती घेर सकते हैं नीचे। पर इसने क्या करा, विदाउट रिजॉर्टिंग टू द प्रोसीजर, वो तो रात को 10 बजे आया और 14 आदमी और 2 लेडीज को पानी में फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कि ये नेसेसिटी नहीं है और इसको मैन स्लॉटर के लिए हेल्ड किया। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस देखिए, आर वर्सेस लफमैन, आर वर्सेस लफमैन, LOUGHMAN, प्रिंसिपल लिख लीजिए। नेसेसिटी, आर वर्सेस लफमैन, LOUGHMAN, इसमें लिख लीजिए, necessity does not justify, necessity does not justify escape from prison on apprehension of danger to life। इसमें जो नेसेसिटी प्लीड कर रहा था लफमैन के केस में, उसने कहा कि मैं जेल में था, मैंने 2 कैदियों की बात सुनी और वो कह रहे थे रात को तो उन्होंने इस आदमी को मारना ही मारना। वो इस बात को सुनकर इतना डर गया कि वो जेल से फरार हो गया, पर पकड़ा गया और उसने प्लीड की नेसेसिटी, और उससे नेसेसिटी का बेनिफिट नहीं मिला। क्लियर है प्लीज? क्यों? ऐसे तो हर आदमी जो भी जेल से भागेगा सब क्या प्लीड कर देगा? नेसेसिटी। ठीक है प्लीज? जो हमने लड़की को छेड़ने वाला केस किया था वो बिशंबर वर्सेस रोमल है, बिशंबर वर्सेस रूमल, बिशंबर वर्सेस रूमल। ये जो गधे पे बैठकर उसका ब्लैक फेस कर कर, ये बेटा 1950 का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। मैं फैक्ट्स पढ़ रही हूँ, आप सुन लीजिए। आपको द कंप्लेनेंट बिशंबर हैड मोलेस्टेड अ चमार गर्ल नेम्ड नाथिया। Khacheru, Mansukh and Nathu, who were among the accused persons, are related to Puran, the father of the girl. On account of indecent assault on the girl, the Chamars were very much agitated, and having armed themselves with lathis, about 200 Chamars had collected near house of one Ghasita Chamar. They were determined to punish the complainant and had caught hold of him. Rumal Singh, Fateh Singh and Balwant Singh had intervened and tried to bring about a settlement. They, along with other accused who were the relations of the girl, had in good faith collected a panchayat, and with the view to avoid other harm to the complainant and with his consent, the panchayat had decided in the interest and for the benefit of the complainant to blacken his face and to give him shoe beating. In pursuance of the decision of the panchayat, the complainant's face was blackened and he was given a shoe beating. As a result of having been paraded with a blackened face and given shoe beating, the complainant, court ne held kiya, was not subject to, no doubt, was subject to humiliation and disgrace, but the accused person had not done so with any criminal intention. Rather, by doing this act, they have saved their lives. Otherwise, the mob would have killed them. ठीक है प्लीज? नेक्स्ट देखिए, 80 एक्सीडेंट था, 81 नेसेसिटी था। नेक्स्ट लिखिए, डिफेंस ऑफ माइनॉरिटी, डिफेंस ऑफ माइनॉरिटी जिसको हम कहते हैं डोली इन कपेक्स, ये 82 का मैगजीम है, DOLI
INCAPAX, डोली इन कपेक्स। Not in the best. इसमें है, लिख लीजिए, इनकेपेबल ऑफ हैविंग अ गिल्टी माइंड, इनकेपेबल ऑफ हैविंग अ गिल्टी माइंड, इनकेपेबल ऑफ हैविंग अ गिल्टी माइंड। 82 है बेटा, ये 82। आप इसमें लिख लीजिए डिफेंस ऑफ माइनॉरिटी, हेडिंग लिखिए, 2 एरो लगा दीजिए, एक एरो में लिखिए सेक्शन 82 और सेकंड एरो में लिखिए सेक्शन 83। एक एरो में लिखिए सेक्शन 82, सेकंड में लिखिए सेक्शन 83। सेक्शन 82 में लिखिए एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। सेक्शन 83 में लिखिए क्वालिफाइड इम्यूनिटी, क्वालिफाइड इम्यूनिटी, क्वालिफाइड इम्यूनिटी। बेटा सेक्शन 82 रीड करो, सेक्शन 82 रीड करना बेटा। Act of a child under 7 years of age. Nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. क्लियर है? इसका मतलब 7 साल से छोटे बच्चे का ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बिलो 7 years नो ऑफेंस, बिलो 7 years नो ऑफेंस। क्लियर है? क्वालिफाइड इम्यूनिटी में लिखिए, रीड करो बेटा। Act of a child above 7 years and under 12 years of immature आप 83 के नीचे आप एब्सोल्यूट में लिखिए बिलो 7, बिलो 7, और क्वालिफाइड इम्यूनिटी में लिखिए अबव 7 और आगे बिलो 12। रीड कर बेटा, 83 रीड करो। Act of a child above 7 and under 12 of immature understanding. Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity. अंडरलाइन कीजिए, who has not attained sufficient maturity, आगे, of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. yes, इसमें लिखिए the immunity is dependent upon the fact whether the child is having sufficient understanding of the nature and scope of the act or not, And scope of the act or not। अगर बच्चे को पता है कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है तो उसको दैट चाइल्ड इज पनिशेबल। सिर्फ फर्क कितना है, वो नॉर्मल लॉ के अंडर उसका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, कहाँ होगा, जेजे एक्ट में। हाँ जी, एज ऑफ क्राइम कितनी है आईपीसी में? 7 से 12 भी हो सकती है, 12 से ऊपर तो है ही है। क्लियर है? 7 से 12 है डिपेंडिंग अपॉन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एज ऑफ कंसेंट आईपीसी में, अच्छा ये तो हमने किया है। 12 थेफ्ट में हमने सेक्शन 90 किया था, विदाउट कंसेंट में हमने सेक्शन 90 किया था, जो कि नेगेटिव कॉनोटेशन में है कि किन सिचुएशंस में कंसेंट इज नो कंसेंट। उसमें लिखा हुआ है चाइल्ड कंसेंट ऑफ चाइल्ड बिलो 12 years इज नो कंसेंट अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट। जैसे रेप के केस में उन्होंने बताया हुआ है क्या एज होना चाहिए, और वैसे जनरल रूल है 12। क्लियर है? 12 साल से छोटे का बच्चे का कंसेंट कोई कंसेंट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ आईपीसी। जहां पर भी आपका आईपीसी में कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, 12 साल से छोटे के कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है प्लीज। अब फॉर एग्जाम्पल चोर आया, 10 साल का बच्चा उठा हुआ है, चोर कह रहा है मैं सामान ले जाऊं यार तेरा, वो कहते ले जाओ जी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ये नहीं कहेगा थेफ्ट में लिखा हुआ है विदाउट कंसेंट और मैंने तो क्या लिए, कंसेंट। 12 साल से छोटे के बच्चे का कंसेंट इज नो कंसेंट। ठीक है प्लीज।
क्या लिखा भी आपने? The immunity is dependent upon the fact whether the child is having sufficient understanding of nature and scope of that or not. बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। ये अब आपका 83 था ना, 84 हमने बाद में करना है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। 85 86 इंटॉक्सिकेशन है। हम कर रहे हैं ट्रिफल्स। ट्रिफल्स ट्रिफल्स का मतलब होता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। मैक्सिम लिख लीजिए, किस मैक्सिम पर बेस्ड है? डी मिनिमिस, MINIMUS, नॉन क्यूरेट, CURAT, लेक्स, LEX। मीनिंग लिख लीजिए। लॉ विल नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस of those acts which cause slight harm। क्लियर है? अब स्लाइट हार्म क्या है क्या नहीं है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। इसमें टाइम प्लेस वगैरह देखकर डिसाइड किया जाता है। जैसे जो ये केस था रूपन देओल बजाज का केस, KPS गिल और रूपन देओल बजाज का, KPS गिल ने ट्रिफल्स प्लीड किया था कि अगर मैंने लोअर पोस्टीरियर को हिट भी किया तो वो ट्रिफल्स है। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट कहता कोई भीड़ भड़ाके का एरिया थोड़ी ना था जो आप हिट कर रहे हो और आपको ट्रिफल्स है। आपका एक्ट इंटेंशनल था तो वो ट्रिफल्स में फॉल नहीं करेगा, और इसलिए उसको आउटरीचिंग मोडेस्टी के लिए उन्होंने पनिश किया था। तो स्लाइट हार्म क्या है क्या नहीं है, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस। क्लियर है? इसमें लिख लीजिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स क्या है। act has caused very slight harm। Second, the harm caused is such that person of ordinary prudence and temper will not complain of that। हाँ जी, अब फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक केसेस में ट्रिफल्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, वो कहे जी 0.4 तो परमिसिबल है, मेरा तो 0.41 हो गया, जो भी था 4.4 परमिसिबल है और उस एक पॉइंट ही ज्यादा हुआ था, 0.5 ही है, ये परमिसिबल नहीं है। या फिर दवाइयों के ऊपर लिखा होता है ना प्राइस, कौन फिक्स करता है? क्या कहा आपने? IMA कहां से प्राइस फिक्स कर देगा? लेजिस्लेचर। प्राइस फिक्सेशन इज अ लेजिस्लेटिव एक्ट, लॉ मेकिंग बॉडीज। तो अगर आप दवाई पर लिखा हुआ है पैरासिटामोल की मेडिसिन है 10 रुपए और आप ले रहे हो 10 रुपए 20 पैसा, इसको आदमी को स्यू किया गया जो भी प्राइस फिक्सेशन का लॉ है उसके लिए, और ये कहता क्या है? ट्रिफल्स है, 20 पैसे के लिए तो कोई भी कंप्लेंट भी नहीं करेगा। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट कहता इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है, अगर सबसे तो 20-20 पैसा लेगा, कितने हो जाएंगे? तो करोड़ों का मालिक हो जाएगा। तो हम इसको परमिट नहीं करेंगे। अगर इसका कुमुलेटिव इफेक्ट लें तेरे एक्ट का, उसका वास्ट इकोनॉमिक इफेक्ट, तो हम उसको परमिट, अनड्यू एनरिचमेंट वैसे भी परमिसिबल नहीं है। क्लियर है? इसमें लिख लीजिए डिफेंस ऑफ ट्रिपल्स cannot be pleaded in economic cases।
For example, in Laghu Medical's case, medical practitioner sold strip at a slight higher price than what was prescribed by government. Under Essential Commodities Act. कोर्ट ने कहा वी कैन नॉट परमिट अनजस्ट एनरिचमेंट बिकॉज ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो टोटल जो लॉस होगा दैट वुड बी ऑफ अ वेरी हाई ग्रेविटी। क्लियर है, उसको बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद लिख लीजिए, सिमिलरली इन केदारनाथ केस सैंपल टेकन, फूड का सैंपल लिया था, सैंपल टेकन was found to be adulterated. He pleaded trifle, rejected by court. क्या लिखा? As it would amount to interference in legislative work. As it would amount to interference in legislative work. अरे 2.1.1.1 करी जा रहा है, सब्सटेंशियल लॉस तो ज्यादा ही है ना कंज्यूमर्स को। तो अगर परमिटेड से 0.01 भी ज्यादा होता है, ये एक्ट बहुत ज्यादा सीरियस एक्ट है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। इस टाइम पर लोग खुला सामान भी बेचना अलाउड नहीं है, सिर्फ पैक्ड सामान बेच रहे हैं और पेनल्टी इतनी ज्यादा है कि लोग डर की वजह से बेचते भी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, पर ऐसा भी नहीं है कि लॉ तुम अपने हाथ में ही ले लो मोरालिटी के लिए। जैसे लिख लीजिए, इन नारायणन केस, नारायण के बाद AN, नारायणन केस में क्या था, जो नारायणन और उसके कंपेनियंस थे लिकर शॉप पर गए और वहां जो लोग आए हुए हैं उनको अंदर नहीं आने दे रहे कि लिकर पीनी तुम्हारे लिए हार्मफुल है और सेहत भी खराब होती है। वैसे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि स्टेट ने प्रोहिबिशन को इम्पोज करना है, कंजम्पशन को खत्म करना है लिकर की, तो स्टेट को तो कर नहीं रही है, अब हम करेंगे। उन्होंने कहा पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी लिकर शॉप, लोगों को अंदर नहीं एंटर करने दे रहे और पत्थरबाजी कर रहे। उन्होंने ट्रिफल्स प्लीड किया, अलाउड होगा उन्हें ट्रिफल्स? यस, क्यों? क्या सरकार का काम है? क्या लिकर ऐसा कोई भी हम बेच सकते हैं? लिकर ऑक्शन होता है, लोग पता नहीं कितने कितने पैसे देकर इनकी ऑक्शन में इनको परचेज करते हैं राइट्स को, तो उनका राइट टू ट्रेड भी है। आपका फंडामेंटल राइट है ना टू एक्सरसाइज एनी प्रोफेशन, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। और कोर्ट ने कहा ये कोई ट्रिफल्स नहीं है। गवर्नमेंट को सबसे हैवी रेवेन्यू कौन सी चीजों से आता है? एल्कोहल, टोबैको, सिगरेट, हाईएस्ट पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट, जबकि उस पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। पर कोई क्यों नहीं बैन करती? बिकॉज गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो इन चीजों से आ रहा है। तो समझदार आदमी अपने आप इनसे बचकर रहे। अगर कोई गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना चाहता है तो दे, फिर गवर्नमेंट उसको बैन नहीं कर रही, बिकॉज गवर्नमेंट को भी देखना होता है कि सारा उन्होंने सारी चीजों को मैनेज करना है, रिसोर्सेज चाहिए तो कैसे वो करेंगे। ठीक है प्लीज? यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किसमें? हाँ बेटा, अनजस्ट एनरिचमेंट अलाउड नहीं है। नारायणन के केस में लिख लीजिए,
Narayanan and his companion picketing liquor vend and preventing people from purchasing liquor on the ground of depletion in health, morally, financially, and intellectually. Trial court convicted High Court gave benefit. High Court ने benefit दे दिया कि directive principle of state policy है, but this decision is highly criticized decision. No person has a right to take law into his own hands. Directive principle of state policy कौन सा enforceable है? Yes, benefit दे दिया. किसमें? ये मैं आपको कल दूंगी बेटा citation, इसमें brief है तो इसमें case नहीं है. Yes. वो कहते हैं कि ठीक है, ठीक बात कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है, तो कुछ अब पता नहीं जज ने क्या सोचकर लॉ अप्लाई किया, बट दिस डिसीजन इज हाईली क्रिटिसाइज्ड डिसीजन जो नारायणन का केस है, बिकॉज आप इंटरफेयर कर रहे हैं इन द एक्साइज पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है. पिकटिंग बेटा, पिकटिंग जैसे हमारे यहाँ पर एक मूवमेंट चला था कि स्वदेशी गुड्स यूज करने. कोई भी जो फॉरेन, जैसे चाइना है, अब चाइना का बैंड हो गया था ना, तो लोगों ने क्या करने शुरू कर दिए थे चाइना प्रोडक्ट्स के साथ. जब ये कोरोना का पहला स्ट्रेन आया था लास्ट ईयर, तोड़ने शुरू कर दिए थे. ये पिकटिंग होती है बेटा. बाकी के 3 केसेस है वो हम ट्यूसडे को स्टार्ट करेंगे, ठीक है प्लीज. थैंक यू बेटा. है पता नहीं ये आज जब ये नए शुरू हो गया दूसरे कोरोना का लॉकडाउन, इन्होंने कुछ पेंडिंग था. 2 दिन का लॉकडाउन है, आपको पता होगा ना. हाँ नहीं, फिर अगर सैटरडे संडे हो गई आपका ऑनलाइन तो लगेगा बेटा, पर क्लासेस फिर रिज्यूम हो जाएंगी, फिर कोई फायदा नहीं है डिले कर. वो 359 है बेटा. अच्छा हाँ 354, वो 509 है. बेटा पता है क्या, हमारे ना जो जितने भी सेक्सुअल ये लॉज हैं, ये प्रिज्यूम कर चल रहा है कि अगेंस्ट वुमेन. अब मोडेस्टी तो हर कोई पोजेस करता है, ये नहीं कि मेल्स की मोडेस्टी नहीं होती, पर अब सेक्शन ही आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन. मेल्स को अगर करना तो आप सेक्सुअल हरासमेंट के लिए फाइल कर सकते हैं. सेक्सुअल हरासमेंट तो जेंडर न्यूट्रल है. नहीं, किसके अगेंस्ट? आगे तो इसमें अगेंस्ट वुमेन नहीं लिखा ना बेटा. बेटा इसमें जब हम ऐसे जो फ्रेजेस हैं उसमें, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल किसी को हरास कर रही है तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम जेंडर न्यूट्रल लेते हैं. नहीं, ये जरूरी नहीं होता. कई बार मैन में भी हम दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं. मैन में भी हम दोनों, हमें देखना पड़ेगा कि उसमें मैन किस सेंस में यूज है. जैसे रेप के केसेस में
मैन मतलब मैन ही है, तो वो सेक्शन में मैन का मतलब वो मैन ही है या वो जेंडर न्यूट्रल है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, स्पेसिफिक मीनिंग आपने दिया हुआ है, फिर भी एक बार मैं आपको ये बताऊंगी, पर यहाँ पर जो फीमेल, ये मैं आपको एक्ट नहीं, ये हमने भी पढ़ा हुआ है बेटा, कि जहां पर इन चीजों में जहां पर ही यूज है, ही भी कई बार इट कैन इंक्लूड शी, तो वो इसमें होता है, वो मैं आपको स्पेसिफिक क्लॉज बता दूंगी एक्ट का, क्योंकि हमें भी पढ़ाया हुआ है जब हमने लॉ किया था कि, तो वो उसमें उन्होंने कहा था कि हमेशा ही का मतलब ही नहीं होगा जब आप लॉ पढ़ रहे हैं, तो कई बार उसमें दोनों ही जेंडर इंक्लूड होंगे। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, मैं आपको आंसर कर रही थी कि अगर किसी लड़के का ऐसे सेक्सुअली हरास हुआ है, तो अगर वो आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन में फॉल नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पर फॉल कर सकता है, ये मैं आपको कह रही हूँ। ठीक है प्लीज। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो हम ट्यूसडे मंडे को डिस्कस करेंगे, वो हमने टॉपिक। बेटा करने से पहले बताना ट्रिपल्स की हमने 3 केसेस करने हैं। बेटा आप सुन ही लीजिए 3 केसेस ताकि खत्म हो जाए, इसमें लिखे नहीं हुए, सिर्फ नाम नाम ही है। हाँ जी, एक आप सुन लो, इसमें कोई वो नहीं। एक तो किशोरी मोहन का केस है। किशोरी मोहन का केस में क्या था कि स्ट्राइक चल रही थी और इस आदमी ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया कि मैं स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो इन्होंने क्या करा, जब ये ऑफिस से बाहर आया, उसको घेर कर उसे चप्पलों की माला पहनाई, फोटोग्राफ लिए और स्लोगन्स रेज किए। इसने फिर डिफेमेशन का केस फाइल किया और कोर्ट ने कहा कि यस, ये डिफेमेशन है, क्योंकि आप किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते कि आप स्ट्राइक का पार्ट बनो। तो जिन्होंने किया, दैट इज नॉट ट्रिफल्स। क्लियर है। जो नेक्स्ट था, रूपन देओर बजाज वर्सेस केपीएस गिल, इसमें भी उन्होंने कहा कि जो केपीएस गिल ने किया है, दैट डज नॉट अमाउंट टू ट्रिफल्स, क्योंकि एक्ट ट्रिफल्स है या नहीं है वो डिपेंड करता है अपॉन द प्लेस वेयर इट हैज बीन कमिटेड, नेचर ऑफ एक्ट, कहाँ कमिट हुआ है, क्या सिचुएशन थी। फॉर एग्जाम्पल, डीमोनेटाइजेशन के लिए जब लाइनें लग रही थी लंबी लंबी, वहां पर हैवी रश था, वहां पर अगर ऐसे कुछ होता, कोई पुश कर देता है, वो शायद ट्रिपल्स में फॉल कर जाता। पर अगर ऐसी एक प्लेस है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी पब्लिकली अपनी वाइफ को स्लैप कर रहा है, ये ट्रिफल्स नहीं आता, ट्रिफल्स नहीं आएगा, क्योंकि आपने पब्लिक में उसकी डिग्निटी को हर्ट किया। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दे आर इन अ प्राइवेट चैम्बर और वहां पर वो आपस में कुछ ऐसा एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं, शायद हार्म उस डिग्री का ना हो। तो एक्ट है या नहीं है ट्रिफल्स, वो वेरी करेगा फ्रॉम वन एक्ट may be trifles at one place and may not be trifles in another place. ठीक है प्लीज, थैंक यू। हम मंडे से अपना वो स्टार्ट करेंगे बेटा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है प्लीज। ओके बेटा।